नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 सबकी एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। 6 क्लास की ख़त्म हो चुकी है और 7th क्लास की हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 5 क्या है? जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनके बारे में आज समझा जाएगा। इसके पिछला जितना भी वीडियो है सब यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिससे आपको आसानी हो जाए खोजने में वीडियो। और एक बार आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो तैयारी और आसान हो जाएगी, क्योंकि कई बार आपको बताया है कि जिसके अभ्यास प्रश्न होते हैं यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी बेसिक के लिए एनसीईआरटी ही सजेस्ट करी जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करें। चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आओ देखो भाई, समझा जाए। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक, जैसे आप दिल्ली सल्तनत देखे, फिर दिल्ली सल्तनत का पतन देखे, और क्या बोलते हैं मुगल साम्राज्य देखे, फिर उसका भी पतन देखे। अब इसी उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। ठीक, ये ऊपर तो बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी, जो राज्यों का उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उसी समय और क्या क्या हो रहा था? कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधि की नई नई किस्में, ये भी छोटे छोटे गाँव में इनका भी विकास हो रहा था। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। ठीक, सामाजिक परिवर्तन वैसे भी आप समझते हैं कि हर जगह एक समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सामने जो एक चित्र बना है आप देख रहे हैं, दिख रहा है? ये जनजातीय संथाल चित्र खर्रा, ये देखिए जनजाति लोग ये नृत्य कर रहे हैं। ठीक, ये डांस का चित्र बना हुआ है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको ना। अभी भी ऐसे ही डांस होता है, कुछ कुछ ऐसे ही होता है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में, अब आइए समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। आपको क्लास 6 में ये चीजें बताए थे, मतलब जब 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे यानी एंशिएंट हिस्ट्री आप देखेंगे तो समाज वैसे ही किसमें, वर्ण के नियम के अनुसार चल रहा था। कौन सा? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस वर्ण के अनुसार समाज पूरा आगे बढ़ रहा था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। ब्राह्मण जो एडवाइस सजेस्ट करते थे वही राजा स्वीकार करते थे, तो इससे अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी, ऊंच नीच बढ़ा। बात समझ रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, अब बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, जैसे जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो बड़े बड़े शहर यानी राजधानी की ही ज्यादा चर्चा होती है कि राजा ने कौन सा युद्ध जीता, उस कहाँ कहाँ विद्रोह हुए। छोटा समाज जो बड़े शहर में नहीं रह रहा है, जनजाति, इनका समाज कैसा था, इनके बारे में समझते हैं। अलबत्ता दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े समाज ही मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक, सब लोग नहीं मानते थे उनका नियम कानून, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ना तो उनका कर्मकांड मान रहे थे, ना अलग अलग वर्ग में खुद को विभाजित किए हुए थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। आज जो हम लोग कहते हैं ना कि जनजातियां बहुत पीछे हैं, समाज में, समाज के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, तो वो जनजातियां वो लोग हैं जो दरअसल उन बड़े बड़े नियम कानून को, उस तरह की विभाजन वाली नीतियों को, कि भेदभाव वाली नीतियों को उन्होंने माना नहीं है। आज भी जनजातियों में जितना एकता वो रहती है, ठीक, सारे जनजाति जिस भी जनजाति से बिलोंग करेंगे सब के अंदर बहुत यूनिटी रहती है। ऐसे ही लोगों क्योंकि जनजाति कहा ही गया, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। कई जनजातियां
खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे, है ना। वो प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश यानी खाना के बंदोबस्त के लिए इधर उधर से घूमने वाली, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमा करती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। वो किसी दूसरे का नियम नहीं मानते थे, अपने नियम के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक, जैसे आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा, सेंटलीज जनजाति। कहा जाता है आज भी वो एकमात्र जनजाति ऐसी है जो पाषाण काल वाली है, जो अभी भी नियम उसी तरह से जी रही है। वो ना तो बाहरी दुनिया, बाहरी समाज के नियम कानून मानी, ना उनके साथ आगे बढ़ी, लेकिन अपने तरीके से अभी भी वो लोग रह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए आज भी उनकी पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ना बहुत ज़्यादा घट के ख़त्म ही हो रहे हैं। यानी बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, प्रकृति के साथ अपना बैलेंस उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। ठीक, जाति विभाजन के आधार पर जो समाज ज्यादा शक्तिशाली थे तो उनका टकराव होता रहता था। ये तो बड़ी कॉमन सी बात लिखी, आपको समझ में आ रही होगी। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा माने अलग। ठीक, टकराव भले हुआ लेकिन ये ध्यान रखा कि उनकी संस्कृति जो है बची रहे, एक ही में घुल मिल के उनके जैसी ना हो जाए। तो अपनी अलग संस्कृति आज भी बरकरार रखी हुई है, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। आप जान रहे हैं ये तो संभव ही नहीं है कि बिल्कुल एलियन की तरह जिया जाए, चाहे वो जाति में जो समाज बटा हो चाहे जनजाति, दोनों कुछ जरूरतें उनकी भी थी, कुछ जरूरतें जनजातियों की भी थी, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रही। अब जनजातीय लोग थे कौन? एक टास्क जो आपको करना, उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वो इलाके बताइए जहां जनजातीय लोग रहते होंगे। जैसे कमेंट करिए भारत में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में वो सारी जनजातियों के नाम लिखिए, आपको कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। जनजातीय लोग थे कौन? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ठीक, जैसे हम लोग अगर जान पाएंगे तो जिनका रिटर्न सोर्स मिला है उसी के बारे में तो जान पाएंगे, जिनका रिटर्न सोर्स मिला ही नहीं है कैसे जान पाएंगे? और जनजातीय लोग अपना कोई लिखित दस्तावेज रखते नहीं थे, तो इसलिए बहुत अधिक जानकारी है नहीं। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जो इस समय नए इतिहासकार हैं, अगर किसी जनजाति का इतिहास लिखते हैं तो जो विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी उनको परंपराएं मिलती रही हैं मौखिक रूप से, उस परंपरा, उस वाचिक परंपराओं को जानते हुए तब लिखने की कोशिश कर रहे हैं आज के इतिहासकार। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये बाद में, यहाँ पर बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, यानी धीरे धीरे कभी कोई महत्वपूर्ण था कभी कोई महत्वपूर्ण हुआ। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक, गखर के जो मुखिया थे कौन? कमाल खान, इनको अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसब बताया था, आप बताइए मनसब किसको कहते हैं, मनसबदारी प्रथा किसको कहते हैं और मनसबदार किसको कहते हैं, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में देखिए एक और विशाल
ये देखिए मैप, कौन कौन सी जनजातियां लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल जनजाति थी बलोच। ठीक, क्या नाम था जनजाति का? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मतलब मोटी मोटी आपको बात बताई जा रही है कि भारत के लगभग हिस्से पे कुछ ना कोई जनजातियां पाई जाती रही। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। ठीक, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति, क्या नाम उनका? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह उनके सेनापति थे, नौरत्नों में से भी एक थे, और ये अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई उनके भतीजे थे। 1591 में इन्होंने चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बनाया। इस क्षेत्र में रहने वाली कई महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, ठीक, ये सब पढ़ते होंगे, अगर आप भूगोल पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे। संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। जैसे इस समय जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, बताइए। सब लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, जिससे पता रहे कि आप लोग जानते हैं कि नहीं। कुल क्या होता था? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। एक ही वंश के जो लोग होते हैं कुल कहलाते हैं। ठीक है, हम सब किसी न किसी कुल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, ये देखो सब जनजाति लोग हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। सब जनजातियों के नाम लिखे हैं, कोरागा, वेतर, मारवाड़। ठीक, भील जनजाति की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। जमींदार किसको कहा जाता है? पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जमींदार किसको बनाया गया था। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये देखिए, ये चित्र अब आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। ये रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपने ये खोपड़ी पे ये हिरन लादे हुए हैं। ठीक, और ये देखिए ये धनुष, ये बाण लगाए हुए हैं, धनुष से मार रहे हैं। और ये हिरन देखिए, हिरन का शिकार कर रहे हैं और यहाँ आग वाग जला के बैठ के वो सब कर रहे होंगे। ठीक, अभी भी आप देखें जो सेंट्रली जनजाति है, अगर आप देखिएगा, सर्च करिएगा गूगल या यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कोई अगर जाता है सेंट्रली जनजातियों से मिलने तो वो धनुष बाण लेके एकदम तैयार रहते हैं मारने के लिए। तो ये एक दृश्य है, भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? ठीक, चलो ये देखा जाए भाई। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, घूमा करते थे। ठीक, अपने जो जानवर रहते थे, मतलब जो चरवाहा रहते थे, उनके साथ घूम रहे हैं। और जैसे जो पशुओं से जो उत्पाद निकल रहा है, जैसे दूध हो गया, ठीक, और भी जो पशुचारी उत्पाद है उस पर उनका जीवन निर्भर कर रहा है। और जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ विनिमय मानो तो एक्सचेंज, हम आपको जैसे मान लीजिए दूध दे रहे हैं, ठीक, बदले में आप हमको दे दीजिए, चावल दे दीजिए, ऐसा करके एक्सचेंज करके उनका जीवन निर्भर था। ठीक, कुछ खाना बदोश क्या करते थे? कुछ खाना बदोश जानवरों पर अपने सामानों की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे और सामानों की खरीद फरोख्त करते थे।
ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, इसीलिए जब जब कहा जाता है कि आप खानाबदोश के बारे में सुने हैं तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ वही बंजारे लोग। बंजारे माने वो एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते हैं, व्यापारी थे ये सारे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बंजारों को सौंपते थे कि अनाज की ढुलाई करनी है, ठीक। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज होते होंगे, ठीक है। अनाज की ढुलाई करते थे। इधर ये देखिए एक फोटो बनी है, देख लो किस चीज की फोटो बनी है और समझते हैं। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। अच्छा खुद ही सोचो, जो घूमेगा वही तो दूसरी दुनिया जोड़ पाएगा। एक ही जगह आप कूपन डूब बने बैठे रहोगे, कुछ जान पाओगे? इसलिए जो घुमंतू लोग थे वो भारत को बाहरी दुनिया जोड़ रहे थे। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुंचाते थे। माने मध्य एशिया के व्यापारी लेके आ रहे हैं, जो ये स्थानीय व्यापारी हैं बंजारे हैं, वो सब छोटे छोटे जो लोकल्स वहाँ के हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं मेवा एवा। ये देखो, ठीक, ऊँट पे लाद रहे हैं, ये ऊँट पे लदा हुआ है, लेके जा रहे हैं ये मेवा, ठीक। दिख रहा है, चित्र में समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, जो साइड में छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती है, बात ध्यान दीजिएगा। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। खानाबदोश के बारे में लिखा है, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे और लगातार यात्रा पे रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। लगातार घूमा करते हैं और अगली साल फिर लौट के आते हैं जहां से दौरा किया करते हैं। ये उनका बेसिकली काम रहता है, ठीक। बंजारे, इनके बारे में 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी, ये एक अंग्रेज व्यापारी था, इसने बंजारों का वर्णन किया है। क्या लिखा है? सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेके चलते हैं। अपने नहीं घूमते कि परिवार कहीं बिठाए अपना घूम रहे हैं, पूरी गृहस्थी ही लेके हो रहे हैं, ठीक। जो भी उनका परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, सामान है, सब साथ साथ चल रहा है। ये भी जीवन अच्छा रहा होगा, ठीक। सही बात है, यही जीवन अच्छा रहेगा। क्या इंसान नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, खानाबदोश बन के जिए तो ज्यादा अच्छा है। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद ही सौदागर होते हैं। ये सब पीटर मुंडी वर्णन कर रहा है। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है, ठीक है। वहां से फिर वो ऐसी चीजें लाद देते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। ये सब पीटर मुंडी वर्णन कर रहा है। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये बंजारों के बारे में पीटर मुंडी ने वर्णन किया है। अब पता करिए कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान है, खुद से देखिए। अगर आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर अनाज का उत्पादन हो रहा है तो वो स्थानीय बाजार तक या बाजारों तक कैसे पहुँच रहा है, और क्या जिस तरह से पहुँच रहा है वो बंजारों से उसका तरीका अलग है या समान है, ये आप बताइए। ये देखो क्या बना है, मगरमच्छ दिख रहा है साफ साफ।
कई पशुचारियां जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने काम करती थी। घोड़े को पालती पोसती थी एकदम बढ़िया, और उसके बाद संपन्न लोगों को बेचते थे। ठीक, छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूल की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। बात समझ रहे हैं? कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम किया करते थे। ठीक, भिक्षुक किसको कहते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती रहती थी। अभी भी आप देखते होंगे ना, आप कहते हैं कि वहां पे वो लगा हुआ है सर्कस, कुछ उसी के जैसा। ठीक, कई कई जगह घूम रहे हैं और गांव में कमाई के लिए कला का कुछ नहीं। एक चीज तो जरूर देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा या बच्ची रहती है जो पतली सी रस्सी पे चलती है ना, इसको जरूर ही देखे होंगे। तो वो क्या करते हैं? कमाई के लिए ही ये सारा अपना कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है ये कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा यहाँ पाया गया। कांसे का ही मगरमच्छ बनाया गया है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा बना है। चलो आगे बढ़े। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। ये जो आज आपको कोई लोग कह रहे होंगे ना, AI आ गया है, दुनिया खा लेगा, ये होगा वो होगा, आप इतिहास पढ़ें। जब जब समाज बदला है, नए हुनर की तलाश हुई है और हमेशा रिप्लेसमेंट होती रही है। ठीक है, ये बात आप समझिए। तो इसलिए अगर AI आ जा रहा है तो अब उस हुनर को ही तराशना होगा। ये नहीं है कि AI को बंद ही करा दिया जाए। समाज बदलने के साथ नए हुनर के लोगों की आवश्यकता पड़ती है और इसका एक ही तरीका है कि उस हुनर को विकसित किया जाए। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। पहले वर्ण समाज के संगठन का आधार था, जाति क्या है? समाज के संगठन का आधार बनी। देखो किसको किसको जातियों का दर्जा मिला? जो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी थे। इसलिए आप देखते होंगे आज सुनार एक जाति है, लोहार एक जाति है। कहां से शुरू हो रहा है? यहीं से है। जैसे कई लोग होते नहीं है कि कौन सी जाति के? बढ़ई जाति के हैं। होता है कि नहीं होता है? सोनार, उनकी कास्ट क्या है? वो सोनार है। ठीक, तो यहाँ से ये जो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी थे, इनको शिल्पकार कहा जाता है। और इनको ये मान्यता कौन दिया था? ब्राह्मणों ने इनको जातियों के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? वे रथकार का मतलब जो रथ बनाने वाले लोग होते थे, रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, ठीक, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। यानी उनके भी काम तय हो रहे थे, कामकाज तय किए जा रहे थे। किसके? रथकारों के। ठीक है, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए थे। ठीक, धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषज्ञता कृषि वाले क्षेत्रों में, यानी जहां किसानी होती थी, यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का
इस्तेमाल किया। बात समझ में आ रही है? ये पूरा आप आज जनजाति, खाना बदोश, यही सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जो एक समय जनजाति हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे जाति व्यवस्था का हिस्सा बनती गई, उनको एक जाति का दर्जा दे दिया गया। ये है जाति का इतिहास। जो आज हम लोग कहते हैं आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, जाति को लेके इतना बवाल चला करता है, जो कास्ट को लेके रिजर्वेशन है उसको इतना बवाल चला करता है। और कई कई लेखकों ने व्यंग्य भी किया है कि जाति है कि जाति नहीं। ठीक। इतना आज के समाज की बात कर रहे हैं, अभी के जिसमें हम आप रह रहे हैं, उसमें भी बिना जाति के एक पूर्वाग्रह है हर जाति को लेके। आपसे जब तक आपकी जाति लोग क्लियरली जान नहीं लेंगे तब तक वो आपके बारे में जैसे धारणा ही नहीं बना पाएंगे। ठीक। तो ये है उसका इतिहास। उनकी बहुसंख्यक आबादी देखिए, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, सब नहीं। और उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। वहां की जो प्रमुख जनजाति थी वो जाति समाज का हिस्सा जरूर बने, लेकिन छोटी जाति का हिस्सा बने। ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि वहां से इस्लाम धर्म आया था, तो जो छोटी जातियां थी धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होने लगी। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। उन्होंने कहा कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। जो हिंदू धर्म ने कहा था कि ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, अलग अलग वर्ण व्यवस्था, इन सब को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहाँ के लोगों ने? पंजाब, सिंध और जो उत्तर पश्चिमी सरहद वाले हैं, उन सभी ने इसको स्वीकार नहीं किया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण देखिए, नीचे लिखा हुआ, समझिए। ठीक। देखिए, जनजातियों पे एक नजर दे देते हैं, जिससे रुक जाइए। गोंड जनजाति। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि यानी जगह बदल बदल के खेती किया करते थे। यानी जब खेती करते थे तो अपनी जगह शिफ्ट किया करते थे। ठीक। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा, जैसे क्या बता सकते हैं कि अकबरनामा किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में आपको इस चीज का उत्तर देना है। उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। ठीक। ये गोंड जनजाति के बारे में बता रहा है। और थोड़ा सा स्थानांतरित कृषि के बारे में देख लीजिए। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। जहां कहीं भी जंगल हो, उसका जो भी जंगल आप जान ही रहे, झाड़ झंखाड़ होगा, पहले उसको काटो, जलाओ और उसकी राख में ही फसल की बीज बो दी जाती है। बस समझ रहे हैं? वैसे अगर किसानों के परिवार से जुड़ा होगा तो उसको पता होगा, पहले खेत की जुताई होती है, फिर बीज बोया जाता है, तो राख में बीज बो दिया। और जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसको स्थानांतरीय कृषि बोलते हैं। हाँ, और इसीलिए ये जगह बदल बदल के किया जाता था, क्योंकि घूम रहे हैं, जगह जगह जंगल मिल रहा है, तो इसी तरह से सफाई करनी पड़ती थी। इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत हो रही थी, जैसे सेंट्रलाइज हो रही थी, सारी पावर एक ही व्यक्ति में आ रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। जैसे आप अभी अपने भारत का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले कौन आ रहा है, फिर उसके नीचे एक सिस्टम चल रहा है ना, तो वैसे ये भी है। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थी, जिन्हें 84 कहा जाता था। ठीक। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। ये बात समझ रहे हैं?
जो 12-12 गांव को मिलाकर बनता था, यानी पहले 12 गांव को मिलाइए, फिर 84 बनता था, फिर ऐसे गढ़, मतलब ये सिस्टम पूरा इस तरह से चला करता था। और बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल ही डाला। ठीक, उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जैसे जैसे गोंड राज्य बड़ा होता गया, वैसे वैसे जैसे अन्य समाज चल रहे थे जो असमानता के उस पर चल रहे थे, वर्गों में बटे हुए थे, वैसे ही ये भी हो गए। वास्तव में जनजाति का मतलब ही यही था कि कोई जो वर्गों में विभाजित नहीं थे, जो जातियों में विभाजित नहीं थे, एक बराबरी थी। तो ये सब खत्म हो गया और ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और धीरे धीरे और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। बात समझ रहे हैं कैसे धीरे धीरे जातियां कैसे इवॉल्व हुई हैं, ये ही बात लिखी हुई है। जैसे अगर किसी समय जो भी जातियां आज बनी हुई हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे सोनार जाति, बढ़ई, ये एक समय जनजातियां हुआ करती थी। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इनको जातियों का दर्जा दिया। तो वैसे ही गोंड क्या हो गए, अब राजपूत सोचे कि हमको राजपूतों के रूप में मान्यता चाहिए, और इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली और उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक, फिर क्या हुआ, दलपत की मृत्यु कमी उम्र में हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य शासिका थी। रानी दुर्गावती के बारे में आपने जरूर सुना तो होगा ही। और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और यहाँ पे उनकी हार हुई। ठीक, ये देखिए किस चीज का चित्र बना हुआ है, ये एक नक्काशीदार दरवाजा है बस्तर में, मध्य प्रदेश में, एक दिख रहा है, ये देखो, ये अगर हम ऐसे आउटलाइन करें तो ये किसी हाथी जैसे जानवर की ऐसे देखिए चित्र बना हुआ। नक्काशी करिए, नक्काशी समझते हैं, हाँ, जो काट काट के पत्थरों को एकदम खूबसूरत से सजाया जाता है, नक्काशी करी जाती है, वैसे ये दरवाजा है, कितना बेहतरीन दरवाजा है। ठीक, समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसके बाद उनका पुत्र भी बाद में लड़ते हुए ही मारा गया था, दुर्गावती का। ठीक, ये बात समझ रहे हैं कैसे धीरे धीरे जो ये बेसिकली बात लिखी हुई है, जो गोंड जनजाति के लोग थे कैसे खुद को राजपूतों में कन्वर्ट किए। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। ठीक, जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार दिए। ये समझ रहे ना कि आक्रमण करने से क्या फायदा होता था, सिर्फ लैंड ही नहीं मिलती थी, वहां का सब कुछ, पहली बात तो आपकी पॉपुलेशन वहां की मिल जा रही है, वहां की जितना संसाधन है सब तो आपको मिल जा रहा है। आज भी यही है, आज भी तो यही ही है। तो यही बात है कि तमाम लूट में उनको क्या मिला, बेशकीमती सिक्के मिले, हाथी मिले, सब हथियार लिए। राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। और गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे काफी कमजोर हो गए और बाद में अत्यधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। ठीक, ये गोंड का इतिहास था। फिर ये कुछ जनजातियां जो प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक, यहाँ से पूछा भी जाता है, जैसे इधर देखिए, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया था। लाचित बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे, नाम नोट कर लीजिएगा। 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक, 1,000 तोप थे। ये पूरा उनका मशीन ही लिखा हुआ है, कितना भयंकर साज सज्जा थी उनके तोपों की, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह कर रहे थे। लाचित का जो सैन्य कौशल माने समझते हैं, युद्ध नीति, जिस तरह से सैन्य क्षमता होती है, वही मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई और नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक, तो आपने ये देखा, ये जो था सरायघाट का युद्ध, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनता है। अब अहोम जनजाति, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना करी। कौन? अहोम लोगों ने। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों, ठीक, कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। छोटे छोटे रास्ते उनको अपने में मिला लिया अहोम जनजाति लोगों ने। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, ठीक, और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में धीरे धीरे सक्षम हो गए। तब आग्नेय अस्त्रों का निर्माण किए थे। समझ रहे हैं? लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला, नाम याद रखिएगा, इनके नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ठीक, ये देखिए, ये कौन कौन सी जनजातियां हैं उनका मैप दिया हुआ है। जैसे ये देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक, ये देखिए कौन कौन सी जनजातियां हैं। गारो, एक मिनट, गारो, खासी, जयंतिया, कोच, डफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, अहोम जनजाति, काचारिस, ये सब पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। ठीक है, तो अहोमों ने भी मुगलों के समय विद्रोह किया था, लेकिन मुगल बहुत दिन तक उस पर कब्जा नहीं जमा पाए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते। पाइक कौन? जिनसे जबरन काम लिया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था और इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। जो इकट्ठे थे धीरे धीरे टूट गए। क्या हुआ? जबरन पहले काम लिया जाता था, पाइक को बुलाया जाता था और फिर उसके बाद जनगणना कराई गई थी और सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेज दिया गया, ट्रांसफर किया गया। और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, ये देखिए एक तस्वीर है। कान के आभूषण कबोई, नागा जनजाति मणिपुर वाले पहनते हैं। ये कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। ठीक, इयरिंग बनी हुई है ना। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लेके आए। देखो, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खेल। खेलने वाला खेल नहीं। जिस कुल में अहोम समाज विभाजित था उसको खेल कहते थे। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, यानी समुदाय की कंसेंट इंपॉर्टेंट होती थी। फिर शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, इनके काल में हिंदू धर्म वहां का
प्रधान धर्म बन गया। किसके काल में? शिव सिंह के कार्यकाल में। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ठीक है, अब जो इतनी हम लोग कहानी इतना पंचौरा पढ़े हैं, दरअसल है क्या ये? जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ये इतने देश जो हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं, और वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। यही कहानी इतनी देर से आपको बताई जा रही है। और इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई ये सारी जनजातियां, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। ये जनजातियों के बारे में बताया जा रहा है। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक है, जातियां जब सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर ली तो जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनसे संघर्ष की स्थिति में आ गए थे। बेसिकली ये पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा कि जनजातियां और जाति समाज एक दूसरे से संपर्क में आते रहे और संपर्क में आने से कुछ आदान प्रदान भी हुआ। ठीक है, कुछ वो हमसे सीखे, कुछ हम उनसे सीखे। ठीक, अभ्यास प्रश्न, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बस क्वेश्चन ही हम एक बार बोल दे रहे हैं। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? ठीक, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? बताइए भाई, समझाए ना अभी। और गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? अभी अहोमों को भी समझा और गोंडों को भी समझा। बताओ, सोचो। बाकी ये सब करके देखना है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा फंसता है, इसलिए इन सबको आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो ध्यान से देखते रहें, कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।